Hello students, welcome back to the YouTube channel of EduCrux. In today's class, we will discuss our next chapter, that is chapter number 4, India's External Relation. इसके प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था अपना चैप्टर नंबर 3, जिसमें हमने बात करी थी पूरी प्लानिंग के बारे में, कैसे इंडिया ने 5 ईयर प्लान्स अडॉप्ट किए, कैसे कैसे हमने अपनी इकोनॉमी में आगे ग्रोथ की। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करेंगे इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशंस की, कि किन किन चीजों को बेस बना के इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी का बेसिकली गठन किया। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक बार चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं ओवरव्यू बता देती हूं कि आज की क्लास में हम क्या क्या टॉपिक्स बेसिकली कवर करेंगे सारे। फर्स्ट पॉइंट विल बी द इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट दैट शेप्ड इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। ऐसे कौन कौन से इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट से, लाइक अगर हम बात करें वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ, क्रिएशन ऑफ यूएन हुआ, और भी बहुत सारे ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशंस बने। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द ऑपरेशनल प्रिंसिपल्स दैट इन्फॉर्म द कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी। थर्ड टॉपिक हमारा क्या रहेगा, हिस्ट्री ऑफ इंडियाज रिलेशंस विद चाइना एंड पाकिस्तान। अब हम फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इंडिया के रिलेशन चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 1971 के बाद बांग्लादेश के साथ कैसे रहे, तो हम पूरा इसमें कवर करने वाले हैं। देन वी विल टॉक अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आज का हमारा चैप्टर रहेगा। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों आप अपने एग्जाम में, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो चाहे आपका सीयूईटी का एग्जाम हो, दोनों में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और जो बच्चे न्यूज या न्यूज़पेपर को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, उन्होंने न्यूक्लियर पॉलिसी और इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, ऐसे टर्म बहुत ज्यादा न्यूज में देखे होंगे। तो आज की क्लास में आपको और ज्यादा रेलेवेंस फील होगा कि जो आप न्यूज में पढ़ते हो उस चीज का। चलिए सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट की, कि ऐसा क्या कॉन्टेक्स्ट था जिसमें इंडिया ने सोचा कि अब हमें जरूरत है अपने लिए एक फॉरेन पॉलिसी बनाने की। So India was born in a very tiring and challenging context. The world had witnessed devastating war. जब हम वॉर की बात करें तो बेसिकली वर्ल्ड वॉर सेकेंड, आपको पता है वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1939 से लेकर 1945 तक चली, जिसमें बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉस लोगों को देखने को मिला, पूरी इकोनॉमीज कोलैप्स कर गई। जिसके बाद नेक्स्ट क्या था, इश्यूज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। जब बहुत सारी जो इकोनॉमीज थी कोलैप्स करी ड्यू टू वर्ल्ड वॉर सेकेंड, तो कैसे उनका रिकंस्ट्रक्शन किया जाए, क्या क्या स्टेप्स लिए जाएं, क्या क्या बॉडीज फॉर्म की जाएं, तो ये हमारा नेक्स्ट इशू था। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैलेंज क्या था, इमरजेंस ऑफ न्यू कंट्रीज आफ्टर कोलैप्स ऑफ कॉलोनियलिज्म। देखिए एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, इंडिया हुआ, इंडोनेशिया हुआ, या और भी अफ्रीकन कंट्रीज हुई बहुत सारी, ये सारी कंट्री ही किसके अंडर थी, कॉलोनियल रूल के अंडर थी। लेकिन जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला तो बहुत सारी कंट्री हमसे इंस्पायर हुई और उन्होंने भी अपने लिए आजादी की लड़ाई लड़ना शुरू किया। उसमें जैसे इंडोनेशिया हुआ, अफ्रीकन कंट्रीज हुई, तो ये सब भी क्या कर रही थी, जो कॉलोनियलिज्म था उसके क्रचेस से बाहर आ रही थी। नेक्स्ट चैलेंज ऑफ वेलफेयर एंड डेमोक्रेसी। इंडिपेंडेंस के बाद कैसे वेलफेयर को सस्टेन करना है, कैसे डेमोक्रेसी को मेंटेन करना है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। पार्टीशन ऑफ इंडिया क्रिएटेड इट्स ओन प्रेशर्स एंड पॉवर्टी एलिवेशन was a big task for fulfillment। मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट में जो हमारा चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग था बच्चों, उसमें भी बताया था कि कैसे इंडिपेंडेंस के टाइम में इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि इतनी ज्यादा पॉवर्टी थी कि आप उसका हिसाब भी नहीं लगा सकते। तो उस टाइम पे पॉवर्टी को कम करना या कंप्लीटली इरेडिकेट करना वाज अ मेजर टास्क। इन बैकड्रॉप ऑफ वर्ल्ड वॉर इंडिया डिसाइडेड टू कंडक्ट इट्स फॉरेन रिलेशन। ऐसे में इंडिया ने सोचा कि अब इट्स हाई टाइम कि हमें अपने लिए एक फॉरेन पॉलिसी की जरूरत है, क्योंकि अब तक हम सिर्फ डोमेस्टिकली अपने फेयर को देख रहे थे, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस हमको अपने रिलेशन दूसरी कंट्रीज के साथ कैसे रखने हैं उसे भी अब हमें देखना पड़ेगा। और हमारा एम क्या था इस फॉरेन पॉलिसी को लेके, टू रिस्पेक्ट द सोवरेनिटी ऑफ ऑल अदर नेशंस एंड टू अचीव सिक्योरिटी थ्रू द मेंटेनेंस ऑफ पीस। हमारा विजन था कि जो हार्ड अर्न सोवरेनिटी है
और जो पीस है उसको मेंटेन किया जाए। और ये जो हमारा विजन है बेसिकली हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स का, वो हमें अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी देखने को मिलता है। और जब हम बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की, तो जो हमारा आर्टिकल 51 हुआ, आर्टिकल 51 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिकली जो हमारे डीपीएसपीज हैं उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि आर्टिकल 51 टॉक्स अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस, कि इंडिया कैसे सोवरेनिटी को मेंटेन करने के लिए स्टेप्स लेगा, जो पीस है उसको मेंटेन करेगा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए आर्टिकल 51। सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, व्हाट डज आर्टिकल 51 इनकलकेट्स, तो उसमें आपको 4-5 पॉइंट दे देंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 51 किससे डील करता है। इट डील्स विद इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस। सो नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए जब हम बात करते हैं ना बच्चों इंडिविजुअल की, यानी अगर हम इंसान की बात करते हैं तो वो कभी अकेले सरवाइव नहीं कर सकता। उसको सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए, उसको अपने पेरेंट्स चाहिए, उसको अपनी पूरी फैमिली चाहिए, उसको सोसाइटी चाहिए, ताकि जो वो एज अ होल, मतलब इंडिविजुअल एज अ होल ग्रो कर सके। ऐसे ही जब हम बात करते हैं किसी भी कंट्री की, वो भी अकेले सरवाइव करना उसके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक कंट्री सब कुछ मतलब कंप्लीटली अपने लिए प्रोडक्शन भी कर ले, मतलब एग्रीकल्चर में भी अच्छी है, सर्विसेज में भी अच्छी है, मैन्युफैक्चरिंग में भी अच्छी है, ऐसा इम्पॉसिबल होता है मतलब कहीं ना कहीं। तो ऐसे में हमें क्या जरूरत होती है कि जो दूसरी कंट्रीज है उनके साथ हमें अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने की जरूरत होती है, ताकि एज अ कंट्री, एज अ इकोनॉमी हम ग्रो कर सके और सस्टेन कर सके। लाइकवाइज बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस दी फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ नेशन, यानी चाहे वो डोमेस्टिक इवेंट्स हो किसी कंट्री के, चाहे इंटरनेशनल इवेंट्स हो, वो दोनों ही किसी भी कंट्री की XYZ कोई भी कंट्री हो उसकी फॉरेन पॉलिसी को क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं। द डेवलपिंग कंट्रीज, जब हम जो बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज थी, जब उन्हें आजादी मिली तो बच्चों उनके पास क्या थी, लैक ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, मतलब उनके पास इतने एडिक्वेट रिसोर्सेज थे ही नहीं कि वो मतलब अपने लिए अपनी फॉरेन पॉलिसी बना सके। तो ऐसे में क्या था, so they pursued more modest goals than the advanced states. Moreover, Second World War created divisions in the ideologies of countries to seek international end, leading to creation of two camps. देखिए आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 जो हमारी 1939 से 1945 तक हुई, तो बेसिकली 2 सुपर पावर्स एमर्ज होकर आई उसके बाद। पहली हमारी क्या थी, फर्स्ट सुपर पावर थी हमारी यूएसए, एंड द नेक्स्ट वाज सोवियत यूनियन। ठीक है, तो जब जो नई नई कंट्रीज आजाद हुई थी उनके सामने अब 2 चॉइसेस थी कि हमारे पास भाई इतने एडिक्वेट रिसोर्सेस तो है नहीं कि हम अपने लिए कुछ अपना सोच सके, तो हम क्या करते हैं, या तो यूएसए की आइडियोलॉजी को फॉलो कर लेते हैं या हम यूएसएसआर की आइडियोलॉजी को। सो यूएसए लेड नेटो। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 ये 2 ब्लॉक्स एमर्ज होकर आए थे जो 2 सुपर पावर्स थी बेसिकली, और नेटो की फुल फॉर्म क्या होगी, नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नाटो क्या है बेसिकली, कब फॉर्म हुआ, कहां पर इसका हेडक्वार्टर है, ये सारी चीजें हम अपनी जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसमें कवर करेंगे। लेकिन अभी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 2 मेजर कैंप्स थे, 2 सुपर पावर्स थी, एक तो थी यूएसए, दूसरा था सोवियत यूनियन। और सोवियत यूनियन ने कौन सा पैक्ट साइन किया था, वॉर्सो पैक्ट। वॉर्सो इज द कैपिटल ऑफ पोलैंड, वहां पर ये एग्रीमेंट बेसिकली जो पैक्ट था साइन हुआ था, इसीलिए इसका नाम क्या निकल कर आया, वॉर्सो पैक्ट। तो अब 2 चॉइसेस थी लोगों के पास जो कंट्रीज थी बेसिकली, कि या तो हम क्या करें कि यूएसए के साथ चले जाए या सोवियत यूनियन को फॉलो कर ले। लेकिन ऐसे में इंडिया ने क्या कहा कि जो हमारी हार्ड अर्न सोवरेनिटी है उसको हम ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। तो हमने क्या कहा कि ना तो हम यूएसए को फॉलो करेंगे ना हम सोवियत यूनियन को फॉलो करेंगे, हम क्या करेंगे,
पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट फॉलो करेंगे। सो व्हाट इज पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर आपने न्यूज में देखा होगा कि नैम की समिट हुई है, यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट समिट जो होती है, उसमें हमारे प्रधानमंत्री गए हैं या कोई बहुत इंपॉर्टेंट लीडर गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि नॉन अलाइनमेंट क्या है। द इंडियन नेशनल मूवमेंट वॉज नॉट एन आइसोलेटेड प्रोसेस, इट वॉज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल अगेंस्ट colonialism and imperialism. It influenced the liberation movements of many Asian and African countries. देखिए, जब इंडिया ने बोला कि हम पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट अपनाएंगे, तो इसका मतलब क्या था कि जो हमने इतनी मुश्किल से आज़ादी पाई है उसको हम दोबारा से ऐसा नहीं कर सकते कि अपनी सोवरेनिटी को सरेंडर कर दे किसी और कंट्री को जाके, और यूएसए या सोवियत यूनियन की आइडियोलॉजी को फॉलो करना उस टाइम पर यही मीनिंग था। सो अगर हम बात करते हैं कि इंडिया की इंडिपेंडेंस की, तो हमारा जो रिलेशन से कभी भी आइसोलेशन में नहीं थे। अगर मैं बात करूं उसका एक क्लियर कट एग्जांपल आपको क्या देखने को मिलता है, इंडियन नेशनल आर्मी, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी। सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी किसी फॉरेन कंट्री में जाके। तो इससे क्या सीधे सीधे हमें पता चलता है बच्चों कि जो इंडिया के जो रिलेशन थे कभी भी आइसोलेशन में थे ही नहीं, हम हमेशा से दूसरी कंट्रीज के टच में थे, उनसे कांटेक्ट में थे। तभी तो देखिए किसी और कंट्री में जाके हमारे किसी नेशनलिस्ट लीडर ने एक इतनी बड़ी आर्मी का गठन कर लिया था। सो ये इसका क्लियर मैनिफेस्टेशन था। एंड एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वर्ल्ड वॉज फेसिंग, वर्ल्ड क्या फेस कर रहा था उस टाइम पे जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली? मिलिट्री एंड इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन एट ग्लोबल लेवल बिटवीन टू ब्लॉक्स लेड बाय यूएसए एंड सोवियत यूनियन। वर्ल्ड वॉर, इसमें बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं? वर्ल्ड वॉर सेकेंड की। नेक्स्ट, स्टैब्लिशमेंट ऑफ यूएन। वर्ल्ड वॉर के बाद कैसे इकोनॉमीज का रिकंस्ट्रक्शन किया जाए, उसी के लिए यूएन का गठन किया गया 24 अक्टूबर 1945 में। तो बेसिकली यूएन क्या थी, उसके विजन क्या थे, उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, क्यों यूएन का गठन किया गया, कब किया गया, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ये सारी चीजें हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अच्छे से डिस्कस करेंगे, जो हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला टॉपिक है। नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। न्यूक्लियर वेपन्स भी आपको अक्सर न्यूज में देखने को मिलता है। अगर आप बात करें जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है या अभी इजराइल पैलेस्टीन का जो इशू है, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वेपन जैसी चीजें सुनने को मिलती हैं। और जब अगर हम हिस्टोरिकली भी बात करें, जब यूएसए ने जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब गिराए थे, तो उस टाइम पे भी ये जो वर्ड था बेसिकली जो न्यूक्लियर वेपन्स थे वो बहुत ज्यादा न्यूज में हमें देखने को मिले थे। इमरजेंस ऑफ कम्युनिस्ट चाइना। चाइना में कम्युनिज्म बहुत ज्यादा जोर पर था उस टाइम पे जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। लास्ट क्या था? बिगिनिंग ऑफ डीकोलोनाइजेशन, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज उस टाइम पे इंडिपेंडेंस गेन कर रही थी नई नई, तो उससे क्या हो रहा था? प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन, मतलब जो कॉलोनीज बनाई गई थी उनमें डीकोलोनाइजेशन स्टार्ट हो गया था। और अब हम बात करेंगे कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसे बनाने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में जो हमारे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनका क्या रोल था। He was then Prime Minister and Foreign Minister of India। ये भी आपके लिए बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा कि इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कौन थे, और वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। और आपको जब नाम से भी समझ में आ रहा होगा कि जब हम फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं बच्चों, तो फॉरेन पॉलिसी बनाने में फॉरेन मिनिस्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। एंड ही प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मुलेशन and implementation of India's foreign policy from 1946 to 64। अब बेसिकली इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, चाहे हम बोर्ड की बात करें चाहे सीयूईटी की बात करें। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रिजर्व द हार्ड अर्न सोवरेनिटी। जो हमने इतनी मुश्किल से सोवरेनिटी हासिल करी थी इंडिपेंडेंस के थ्रू, उसको हमें प्रिजर्व करके रखना था। नेक्स्ट वॉज टू प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। जो हमारी बेसिकली जो हमारी जमीन थी, मतलब जो हमारी इंडिया की जो बाउंड्रीज थी, उसको इंटीग्रेट करके रखना भी इसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव था।
नेक्स्ट वॉज टू प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमें फॉरेन रिलेशंस के थ्रू जो हमारी इकोनॉमी थी उसको भी ग्रो कराना था। एंड नेहरू वांटेड टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स थ्रू स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था कि भैया हमें ये सारी चीजें अटेन करनी है, हमें अपने सारे विजन को कंप्लीट करना है, लेकिन किस पॉलिसी से? स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। मतलब ना तो हम यूएसए की आइडियोलॉजी को मानेंगे ना सोवियत यूनियन की, हम नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को फॉलो करते हुए ये सारे जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अटेन करेंगे। इसमें क्या है, अब हम बात करेंगे, जब हम बात कर रहे हैं नॉन अलाइनमेंट की, तो आपको बच्चों नाम से भी समझ में आ रहा होगा, अलाइन मतलब किसी के साथ में होना और नॉन अलाइन मतलब किसी के साथ ना होना, उससे दूर रहना। तो इंडिया ने क्या पॉलिसी फॉलो करी थी? पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। तो इंडिया ने क्या किया? डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स, दोनों ही कैंप से, चाहे वो यूएसए हो चाहे वो सोवियत यूनियन हो, दोनों से ही हमने डिस्टेंस बना के रखा अपना। India vigorously pursued the dream of a peaceful world by advocating the policy of non-alignment, by reducing Cold War tensions and by contributing human resources to UN peacekeeping operations. इंडिया बहुत आर्डेंट फॉलोअर था नॉन अलाइनमेंट का और अभी भी है। जैसा कि आप प्रधानमंत्री मोदी जी को भी देखते होंगे उनकी स्पीचेस में बात करते हुए, तो नॉन अलाइनमेंट पे उनका खासा जोर रहता है। तो उस टाइम पे भी इंडिया का क्या विजन था कि हमें एक पीसफुल वर्ल्ड की संरचना करनी है, ठीक है, और हमें जो कोल्ड वॉर थी उसको खत्म करके जो टेंशन थी उसको कम करना है। और इंडिया ने, आपने हमेशा देखा होगा, इंडिया ने पीस कीपिंग ऑपरेशंस में जो यूएन कंडक्ट कराता है किसी भी कंट्री में, हमेशा ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज की बात हो चाहे इकोनॉमिकली बात हो। India wanted to keep away from military alliances led by USA and Soviet Union. It neither wanted to join USA-led North Atlantic Treaty Organization nor Soviet-led Warsaw Pact. इंडिया का मानना था कि बेसिकली ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो क्या है, मिलिट्री पैक्ट है कहीं ना कहीं, और अगर हम या तो यूएसए को फॉलो करते हैं या सोवियत यूनियन को फॉलो करते हैं तो इससे क्या होगा कि हमारी सोवरेनिटी सरेंडर हो जाएगी, और ऐसा करना हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। ऐसे में इंडिया ने क्या किया? इंडिया ट्राइड टू मेंटेन अ बैलेंसिंग एक्ट बट समटाइम्स इट अपीयर टू अटेन डिफिकल्ट। इंडिया का विजन तो यही था बच्चों की, ऐसा मतलब हम किसी भी कैंप को फॉलो ना करते हुए एक बैलेंस बनाते हुए चलेंगे, लेकिन हमेशा चीजें इतनी ज्यादा फेवरेबल नहीं होती कि सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग हो। तो ऐसा ही कुछ इंडिया के साथ हो रहा था कि इंडिया कोशिश तो कर रहा था कि भाई हम डिस्टेंस कर ले दोनों कैंप से और हम नॉन अलाइनमेंट को फॉलो करें, लेकिन कुछ कुछ ऐसे इंस्टांसेस हुए जिसमें इंडिया का जो स्टैंड था वो अपोजिट दिखा लोगों को। जैसे कि देखिए, जब 1956 में ब्रिटेन ने इजिप्ट पर अटैक किया ओवर स्विस कैनाल इशू, तो इंडिया ने क्या कहा, बहुत मतलब उसने वर्ल्ड प्रोटेस्ट लेड कर दी कि भैया ये गलत हो रहा है, जो ब्रिटेन है वो इजिप्ट के साथ गलत कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपके लिए एक और यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा कि 1956 में ब्रिटेन ने अटैक किया था किसके ऊपर? इजिप्ट के ऊपर। तो आपको कंट्रीज भी याद रखनी है प्लस आपको ईयर भी याद रखना पड़ेगा बच्चों। फिर नेक्स्ट इवेंट क्या हुआ, लेकिन सेम ईयर में जब यूएसएसआर ने हंगरी में इन्वेजन किया तो इंडिया एकदम चुप रहा, उसने पब्लिकली इस चीज को कंडेम किया ही नहीं। तो इससे क्या पता चल रहा है बच्चों, एक तरफ तो इंडिया बोल रहा है हम नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं अलाइनमेंट दिखा रहा है यूएसएसआर की तरफ। तो इससे क्या दिखा कि कथनी और करनी में फर्क नजर आया लोगों को, तो लोगों ने इस चीज को थोड़ा क्रिटिसाइज भी किया। पाकिस्तान ज्वाइन यूएस मिलिट्री अलायंस। तो ऐसे में देखिए, हमारा जो नेबरिंग कंट्री है बेसिकली, जो इंडिया से ही निकलकर बना है 1947 में, पाकिस्तान, उसने क्या किया, यूएसए लेड जो नाटो ग्रुप था उसको ज्वाइन कर लिया, और ये इंडिया के लिए मेजर सेटबैक था, क्योंकि ऐसे में उस टाइम पे इंडिया के रिलेशन यूएसए के साथ बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे। तो अगर ऐसे में पाकिस्तान ने यूएसए को अगर ज्वाइन कर लिया जो उसका नाटो ग्रुप था, तो इंडिया के लिए जो चैलेंजेस है उसकी सोवरेनिटी को मेंटेन करने के लिए वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगे।
अनईज ग्रो बिटवीन इंडो यूएस रिलेशन इन 1950s। मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया और यूएस के रिलेशन 1950s में बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, वो तो बाद में धीरे धीरे जाके मतलब डिफरेंट लीडर्स की विजन में हमने इंप्रूवमेंट की है, लेकिन इनिशियली ऐसा नहीं था। सो ये बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिली थी उस टाइम पर। अब हम बात करेंगे एफ्रो एशियन यूनिटी की बच्चों। तो एफ्रो एशियन यूनिटी बेसिकली है क्या, इसका क्या ऑब्जेक्टिव था या इसका जो विजन था वो क्या था। नेहरू हैड बीन एन आर्डेंट एडवोकेट ऑफ एशियन यूनिटी। जो हमारे देन प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी, वो आर्डेंट फॉलोअर थे इस चीज के कि हमको एशियन यूनिटी को मेंटेन करके रखना है कहीं ना कहीं। अंडर हिज लीडरशिप इंडिया कन्वीन द एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस इन मार्च 1947। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि आप किसी भी चैप्टर को करते हैं तो आपको कीवर्ड्स पर फोकस करना है, क्योंकि क्वेश्चन आपके लिए सीधा सीधा वहीं से बनेगा बच्चों। सो इसमें कीवर्ड क्या है हमारा, एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस। कब हुई थी, किस ईयर में, 1947 में हुई थी और मार्च मंथ में हुई थी। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा बन सकता है यहां से। 5 months ahead of attaining its independence। सोचिए, इंडिपेंडेंस से जस्ट 5 महीने पहले इंडिया ने इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हेल्ड करी, एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस। तो इसका विजन क्या था, इसका विजन था कि जो एशियन और अफ्रीकन यूनिटी है हमें उसको मेंटेन करके रखना है। इंडिया मेड एफर्ट्स फॉर फ्रीडम ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की फ्रीडम के लिए हमने स्टेप्स लिए जो कि डच रूल के अंडर थी, बाय कन्वीनिंग एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1949। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इंडोनेशिया को इंडिपेंडेंस कब मिली थी, इन द ईयर 1949। और इंडिया ने इंडोनेशिया की फ्रीडम के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए थे। लाइक उसने क्या किया, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हेल्ड करी ताकि इंडोनेशिया के सपोर्ट में हमें और ज्यादा विजन मिल सके। बच्चों अब हम बात करेंगे किसकी, बैंडंग कॉन्फ्रेंस की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, सीधा सीधा क्वेश्चन आपके लिए यहां से बनेगा। तो बैंडंग कॉन्फ्रेंस क्या थी और कैसे बाद में बैंडंग कॉन्फ्रेंस ने ही नेशनल अलाइनमेंट मूवमेंट का रूप लिया, उसको अब हम डिस्कस करेंगे। द एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन द इंडोनेशियन सिटी ऑफ बैंडंग। बेसिकली बैंडंग सिटी कहां पर है, इंडोनेशिया में है। 1955 में इसकी फर्स्ट मीटिंग जो थी वो हेल्ड हुई एंड इट वाज कॉमनली नोन एज बैंडंग कॉन्फ्रेंस। It marked the zenith of India's engagement with the newly independent Asian and African nations। जो बेसिकली बैंडंग कॉन्फ्रेंस थी बच्चों, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका विजन था कि जो भी न्यूली इंडिपेंडेंट एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज है उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए ताकि जो उनका आगे के आइडियाज है उसको एक प्लेटफॉर्म मिल सके डिस्कस करने के लिए। The Bandung Conference later led to the establishment of NAM। और यही बाद में जाके नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का रोल ले लेती है, जिसकी फर्स्ट समिट कहां हुई थी, फर्स्ट समिट हुई थी बेलग्रेड में इन 1961। ये जो भी तीनों पॉइंट है ना बच्चों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड यहां पर आपको फोकस करना पड़ेगा कि बैंडंग कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई थी, 1955 में हुई थी और वही आगे जाके नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बनी जिसकी फर्स्ट समिट कहां पर हुई थी, बेलग्रेड में हुई थी इन द ईयर 1961। तो आपके लिए क्वेश्चन क्या बनेगा यहां से कि नैम की जो फर्स्ट समिट थी वो कहां पर हुई थी, तो आपको जगह पता होनी चाहिए, बेलग्रेड में हुई थी। अगर आपसे ईयर पूछ लेता है तो आपको ईयर पता होना चाहिए, इट वाज हेल्ड इन ईयर 1961। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, ये फोटो में जो आपको ये 5 पर्सनैलिटीज दिख रही है ना, ये नेहरू जी हुए, ये दूसरे लीडर है, ये क्या थे, ये नेम के प्रोपाउंडिंग लीडर्स थे। जो 5 लीडर, यहां से आपके लिए क्वेश्चन क्या बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज और पर्सनैलिटीज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन दी ओरिजिनेशन ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो आपको नाम पता होना चाहिए कि नेहरू विद निक्रुमा फ्रॉम गाना, यानी गाना ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इंडिया ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इजिप्ट ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इंडोनेशिया एंड यूगोस्लाविया। ये जो 5 कंट्रीज थी ना, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ताकि नैम का फॉर्मेशन किया जा सके। आपको नाम पता होना चाहिए, लीडर्स का भी नाम पता होना चाहिए प्लस कंट्रीज का भी नाम पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे दोनों फॉर्म में पूछ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आप एक बार देख लेंगे तो आपको फटाक से रिकॉल हो जाएगा। नेक्स्ट,
पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। अब हम नेक्स्ट अपना जो थर्ड पॉइंट था कि इंडिया के रिलेशन इंडिया और पाकिस्तान के साथ कैसे रहे हिस्टोरिकली, या आगे आगे कैसे उसमें इंप्रूवमेंट हुई या डिग्रेडेशन हुआ, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे चाइना के साथ इंडिया के रिलेशन। After the Chinese Revolution in 1949, India was one of the first countries to recognize the communist government. आपने एक टर्म सुना होगा हिंदी चीनी भाई भाई, ये वही फेज था जो जब इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को, ये वही फेज था जब हम इंडिया मतलब नेहरू जी को लगता था बेसिकली कि चाइना हमें कभी धोखा नहीं दे सकता। वो इस भ्रम में रह रहे थे हमेशा से कि हिंदी चीनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मतलब उनके जो रिलेशन है हिस्टोरिकली बहुत अच्छे रहे हैं, ये है वो है, तो वो उस भ्रम में थे और हम इस विजन को मान के चल रहे थे कि हिंदी चीनी भाई भाई कभी एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे। द जॉइंट एनुंसिएशन ऑफ पंचशील, the 5 principles of peaceful coexistence by the Indian Prime Minister Nehru and the Chinese Premier Zhou Enlai on 29 April 1954 was a step in the direction of stronger relationship between the two countries। ये जो पंचशील एग्रीमेंट है ये भी आपने न्यूज में बहुत बार सुना होगा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके CUET एग्जाम के लिए प्लस बोर्ड के लिए भी। तो पंचशील एग्रीमेंट बेसिकली क्या था, इसमें बेसिकली पंच से आपको नाम समझ आ रहा होगा कि इसमें ना 5 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस था। ठीक है, अगर मैं आपको बताने लगूं 5 क्या क्या थे तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए तो ठीक है, लेकिन बच्चों क्योंकि आपकी बुक में ऐसा सिलेबस में मेंशन नहीं है कि वो 5 कौन कौन से थे तो उसको थोड़ा सा स्किप करते हैं, लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं। पंचशील का बेसिकली एम था कि एक दूसरे की जो सोवरेनिटी है जो दोनों कंट्रीज है वो मेंटेन करेंगी, पीसफुल रिलेशन फॉर्म किए जाएंगे और दूसरे के जो मतलब मैटर्स होंगे ना डोमेस्टिक मैटर्स उसमें इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। तो कुछ कुछ ऐसे 5 हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे इसके। और ये किस किस के बीच में साइन हुआ था, नेहरू जो हमारे देन प्राइम मिनिस्टर थे और चाइनीज प्रीमियर ज़ोउ एनलाई, आपको नाम पता होना चाहिए, प्लस एग्रीमेंट की डेट क्या थी वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट वाज साइंड ऑन 29 अप्रैल 1954 और इस एग्रीमेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। बेसिकली इसने बेडरॉक फाउंडेशन की तरह काम किया इंडिया चाइना रिलेशन में ताकि हमारे रिलेशन एक अच्छी डायरेक्शन में आगे जा सके।